नमस्कार, प्रभा साक्षी के खास कार्यक्रम चाय पर समीक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, आपका बहुत स्वागत है और चूंकि आप दक्षिण धन्यवाद भारत अंकित में जी। हैं, तो पहला सवाल यही होगा, माहौल क्या है? देखिए, अगर हम बात करते हैं, क्योंकि मैं इस समय कर्नाटक में हूँ, कर्नाटक की अगर हम बात करें तो कर्नाटक में 1 साल हुआ है कांग्रेस को अपनी सरकार बनाए हुए। हुँ, लेकिन जब हमने शहरी क्षेत्रों का दौरा किया तो हमने पाया कि बीजेपी को लोग समर्थन कर रहे हैं। हमने ग्रामीण क्षेत्रों में दौरा किया और मैं आपको बताऊँ कि हम कल ऐसे भी ग्रामीण इलाकों में गए, चाहे वो मांड्या हो, चाहे चेन्नपटना हो, बेंगलुरु रूरल का एरिया है और कई सारे इलाकों में गए। बहुत सारे लोगों ने हमको ये भी कहा कि पहली बार कोई नेशनल मीडिया हमारे इस गाँव में आया है। तो गाँव में भी जिस तरीके से जो समस्याएँ हैं जिनके प्रति कांग्रेस की जो उदासीनता है, वो इस बार पार्टी को भारी पड़ने जा रही है। कांग्रेस ने यहाँ पर 5 गारंटियाँ दी थी और उन पाँचों गारंटियों के ऊपर जब हमने जनता से सवाल पूछे, तो वो बिल्कुल ऐसे थे कि वादा खिलाफ़ी की अगर कोई मिसाल हो सकती है, तो कर्नाटक में देखने को मिल सकती है। उन्होंने कहा कि हम बिजली फ्री देंगे 200 यूनिट। आप देखिए कि पहली बार तो गाँव में लोगों ने कहा कि बिजली नहीं आ रही है। उन इस मुद्दे पर जो ख़ासतौर पर वहाँ पर जो ट्रेडर्स थे, उन्होंने कहा कि कमर्शियल यूज़ के लिए बिजली के दाम तो इतनी बार बढ़ा दिए गए हैं कि वही पैसा लेकर हमसे वो ये जो फ्री दे रहे हैं, उसमें लगा रहे हैं। अन्य योजना का लाभ मिल रहा है, लेकिन लोगों का कहना था कि इन्होंने ये तो अन्य योजना का ऐलान कर दिया, लेकिन जो राशन है वो तो मोदी जी दे रहे हैं। जो सरकार ने राज्य सरकार ने जो वादे किए थे, वो वादे नहीं पूरे हो पाए। इन्होंने जो दुग्ध उत्पादकों से जो वादे किए थे, ऐसे हमारे को कई सारे मिल्क वैन जिन्होंने बोला कि उन्होंने ₹5 देने की बात कही थी, वो अब तक 1 साल हो गया है, वो नहीं मिले हैं। प्रति लीटर पर ऐसा कुछ शायद उन्होंने वादा किया था। ऐसे ही बहुत सारे तमाम वादे थे। अच्छा, इन्होंने कहा कि मुफ्त जो बस यात्रा की बात करी कि गैर लग्ज़री जो बसेस हैं उनमें मुफ्त यात्रा महिलाएँ कर सकेंगी। तो वो गैर लग्ज़री बसें जो हैं वो अब बची नहीं हैं। सभी बसें आज आजकल एसी ही आ रही हैं। जो गैर लग्ज़री बसें ऐसी हैं कि उनकी सीटें भी खराब हैं, वो इतना पॉल्यूशन करती हैं कि वो चलती भी कम हैं। तो वो सिर्फ़ एक तरह से छलावा था, दिखावा था। वो गारंटियाँ जो उन्होंने दी थी, वो गारंटी यहाँ पर काम नहीं कर रही हैं और ख़ास बात ये कि गाँव में नाराज़गी है और एक जो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ हमको देखने को मिली कि कांग्रेस में जो आंतरिक संघर्ष है, वो एक बीजेपी को बड़ा लाभ पहुँचाता जा रहा है और राष्ट्रीय सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा था जिसको अधिकांश लोगों ने समर्थन किया इस बात का कि जो मोदी जी की सरकार है, उसने राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर बहुत अच्छा काम किया है और देश उनके हाथों में सुरक्षित है। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि लोकसभा चुनाव ऐसे समय पर आया है जब बेंगलुरु में एक कैफ़े में ब्लास्ट हुआ। आप देखिए कि वो उसने कांग्रेस के ऊपर एक बड़ा धब्बा लगाया है क्योंकि सुरक्षा के मोर्चे पर जो बेंगलुरु पुलिस के ऊपर सवाल उठे, कर्नाटक सरकार के ऊपर सवाल उठे कि आपने जब आप सुरक्षा के प्रबंध नहीं कर पा रहे हैं और आपके शासनकाल में ही ऐसी सब चीज़ें क्यों होते हैं? अभी हाल ही में हमने देखा कि एक बेंगलुरु में एक लड़की की हत्या कर दी। ऐसे रामनवमी पे भी यहाँ पर एक वाकया हुआ। तो ये जो लोग कहते थे कि बीजेपी के शासनकाल में ही चाहे वो हिजाब वाला मुद्दा उठता है या मुसलमानों का आरक्षण खत्म करने की जब बात हुई थी, तो उससे जो विवाद उत्पन्न हुआ था, तो बीजेपी के शासनकाल में ही इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो कांग्रेस के शासनकाल में भी ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो लोगों में नाराज़गी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जो दीवानगी मैंने कर्नाटक में देखी, मुझे लगता है कि 2019 का जो बीजेपी ने 51% से ज़्यादा मत यहाँ पर हासिल किए थे, हुँ, शायद वो चमत्कारिक प्रदर्शन दोहरा पाएगी बीजेपी और मैंने जो यहाँ का कह सकते हैं कि कुमारस्वामी का जो एरिया था या आगे और सिद्धारमैया का जो एरिया है, मैं वहाँ भी गया। तो हमने पाया कि जेडीएस के साथ जो बीजेपी ने टाई अप किया है, वो कमाल करने जा रहा है और जेडीएस के ये ठीक है कि 2019 के चुनाव में उनको झटका लगा था और अभी पिछले साल जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें भी उनको झटका लगा था। लेकिन जेडीएस का इस समय बीजेपी के साथ जो गठबंधन हुआ है, वो चमत्कार करता दिख रहा है। हमने कई सारे ऐसे क्षेत्रों का दौरा किया, जहाँ पे लोगों ने इस बात को माना कि जेडीएस के साथ बीजेपी का जो गठबंधन हुआ है, वो काफ़ी फ़ायदा होगा उससे और ख़ास तौर पर जेडीएस और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में लड़ते थे पहले, लेकिन अमित शाह को जब ये बात पता लगी, अमित शाह ने चन्नापटना में जाकर एक रोड शो किया, जेडीएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को एक साथ बिठाया, उनको समझाया
और जिस तरीके से उसके बाद हमको कई सभाओं में जेडीएस और बीजेपी के कार्यकर्ता हाथ में हाथ डालकर घूमते दिखे, वो दिखा रहा था कि ज़मीन पर भी लोग कार्यकर्ता एकजुट होकर काम कर रहे हैं। तो कर्नाटक में अगर हम देखें, तो कर्नाटक में बीजेपी बड़ी स्ट्रॉन्ग है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगर हम देखें, शनिवार को यहाँ पर रोड शो हुआ बेंगलुरु में। बेंगलुरु में जो रोड शो हुआ प्रधानमंत्री ने जनसभा को भी संबोधित किया पैलेस ग्राउंड में और उससे ठीक पहले वो कर्नाटक में एक और स्थान पर भी सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। तो बेंगलुरु में बीजेपी का जादू दिखता है। बेंगलुरु में आप कहीं भी चले जाइए, हर कोई बीजेपी की बात करता है। बेंगलुरु में 4 लोकसभा की सीटें हैं। अभी एक पे ग्रामीण जो सीट है बेंगलुरु ग्रामीण, वहाँ पर डीके शिव कुमार के भाई डीके सुरेश चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी हालत खराब है। 15 साल से वहाँ से वो सांसद हैं, लेकिन इस बार उनकी हालत खराब है। और अगर डीके सुरेश हारे तो डीके शिव कुमार पर चढ़ बैठेंगे सिद्धारमैया और ये भी हो सकता है कि डीके शिव कुमार फिर आरोप लगाएं कि मेरे भाई को जानबूझकर हराया गया। तो वो कर्नाटक में भी एक बड़ा नाटक की भूमिका बन रही है। लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद आप देख पाएंगे उसको। 2019 में भी यही हुआ था, लोकसभा चुनाव के ठीक बाद नाटक, बहुत बड़ा नाटक हुआ था। जी, जी, जी। जी, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम कई सारे विधायकों से भी मिले। विधायकों ने हालाँकि कैमरे पे बात नहीं करी, लेकिन उन्होंने कहा कि भई विकास कार्य के लिए पैसा नहीं मिल रहा है, डेवलपमेंट फंड नहीं मिल रहा, तो हम पब्लिक को क्या जवाब देंगे? पब्लिक हमसे बोलती है कि वहाँ पर ये कमी है, ये कमी है, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है, हम कहाँ से काम करें? तो अगर आप सब कुछ फ्री बाँटने के लिए ही पैसा लगाएँगे तो आप देखिए और ये जो नेता जो झांसा देते हैं ना, हमको फ्री में दे देंगे। और जनता से हम बात करते हैं कि एक तरफ विकसित भारत का संकल्प है, दूसरी तरफ फ्री के वादों की सौगात है, कई सारे फ्री की सौगात कई सारी है, उनकी सूची है। तो लोग कहते हैं हमको फ्री में कुछ नहीं चाहिए, हमारा देश विकसित हो जाए और हम भी जब देश आगे बढ़ जाएगा तो हम खुद ब खुद आगे बढ़ जाएँगे। तो लोग विकसित भारत के संकल्प के साथ हमको दिखे। कर्नाटक के अलावा हमने तमिलनाडु में देखा कि तमिलनाडु में बीजेपी बहुत अच्छा अगर हम कहें पिछली बार से प्रदर्शन कर रही है, लेकिन जो हमको समझ में आया बीजेपी इस समय अन्ना द्रमुक का स्थान लेने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आप एक ज़ीरो से सत्ता में नहीं पहुँच सकते हैं। ज़ीरो से आप अभी थोड़ा-सा आगे बढ़ के अभी एआईडीएमके के वोटों पर बीजेपी की नज़र है। ये उसके बाद डीएमके से सत्ता छीनने में बीजेपी को कोई नहीं रोक पाएगा क्योंकि बीजेपी बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है और खास तौर पे बीजेपी को जो स्थानीय स्तर पर अन्नामलाई जैसा चेहरा मिल गया है, जिसका नाम लेते ही तमिलनाडु के हर व्यक्ति, चाहे वो डीएमके का सपोर्टर था, एआईडीएमके का सपोर्टर था, हुँ। उसके चेहरे पे मुस्कान और उत्साह आ जाता है अन्नामलाई का नाम सुनते ही कि अन्नामलाई गज़ब, अन्नामलाई सॉलिड पर्सनैलिटी मतलब वो और यहाँ पर सिर्फ हमने तमिलनाडु में, कर्नाटक में बहुत सारे इलाकों में कर्नाटक में वो आईपीएस में की सेवा में रहते हुए लगभग 8 साल तक सेवाएँ दी हैं उन्होंने, तो कर्नाटक में भी उनकी लोकप्रियता है। तो दक्षिण भारत में आने वाले समय में एक बड़ा चेहरा बीजेपी के पास अगर वो कोयंबटूर की सीट निकाल लेते हैं, जिसकी पूरी संभावना दिख रही है, तो एक बड़ा चेहरा बीजेपी को मिलने जा रहा है और अन्नामलाई तमिलनाडु की राजनीति में जिस तरीके से लगता नहीं कि वो 4 साल पहले राजनीति में आए हैं, जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, वो तूफ़ान लाने वाले हैं दक्षिण की राजनीति में। तो मैं अगर बात करूँ दक्षिण में बीजेपी ने प्रधानमंत्री ने देखिए प्रधानमंत्री जी का आपने देखा कि चाहे वो लोकसभा चुनाव के शुरुआत होने से पहले उनके दौरे रहे हों या हुँ। लोकसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद कि उनके दौरे रहे हों, प्रधानमंत्री कभी भी कहीं कुछ इन्वेस्ट करते हैं अपना समय का, तो वो पूरा सोच समझ कर करते हैं, वो बेकार में नहीं करते हैं। तो जब वो इतनी रैलियाँ कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, तो उन्होंने जो कनेक्ट बनाया है और ये कनेक्ट आज का नहीं, पिछले 3-4 साल, 5 साल से वो लगातार हो सकता है 2019 का चुनाव परिणाम देखते के साथ ही उन्होंने तय कर लिया हो कि 2024 में मुझे दक्षिण में किस तरीके से कमल खिलाना है। तो लगातार जिस तरह के प्रयास चल रहे थे, उन प्रयासों का असर दिख रहा है। देखना होगा कि वो जो असर है क्या बड़ी संख्या में सीटें भी बीजेपी के पास ला पाता है, लेकिन इतना तय है जैसा मैंने आपको कहा कि तमिलनाडु में हमने विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया, हम ए राजा की कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी गए, तमाम हम संसदीय क्षेत्रों में गए और वहाँ पे हमने पाया हुँ। कि बीजेपी 2019 वाला यानी कि एक भी सीट नहीं मिली थी, वैसा हश्र नहीं होने जा रहा है। 3 से 4 सीटें मिल सकती हैं, हालाँकि बीजेपी अपेक्षा 10 सीटों की कर रही है, जो कि लगता है कि फिलहाल अभी ज़्यादा है। लेकिन वोट परसेंटेज बहुत अच्छा बीजेपी का बढ़ने वाला है। कई स्थानों पर आपको देखने को मिलेगा कि अन्ना द्रमुक की जगह बीजेपी वहाँ पर दूसरे नंबर पे है, ऐसा कई जगह देखने को मिल सकता है तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा सुधार होने जा रहा है। कर्नाटक की बात करें, तो वहाँ पर अगर हम देखें तो बीजेपी पिछला प्रदर्शन था जो 51% से ज़्यादा मत हासिल करने का, हो सकता है कि वो प्रदर्शन दोहरा दे।
लेकिन सर आपने दक्षिण की बात बताई और कहा कि बीजेपी के लिए भी एक पॉजिटिव वाइब्स वहाँ दिख रहे हैं। लेकिन जी। उत्तर प्रदेश में इतना उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान जो उत्तर भारत के क्षेत्र हैं, वहाँ मामला इतना टाइट बीजेपी के लिए क्यों हो गया है? यहाँ तो बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है शुरू से ही, जब कहीं नहीं थी बीजेपी तब भी इस क्षेत्र में थी। तो यहाँ मामला बीजेपी के लिए इतना टाइट क्यों हो गया है और जिस तरीके से वोटिंग ट्रेंड्स रहे पहले चरण के, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बात सही है कि मामला टाइट इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि ना कुछ दलों ने जाति को आधार बनाते हुए उम्मीदवारों को उतारा है, तो निश्चित तौर पर जब जाति के आधार पर मतदाता बढ़ता है तो बीजेपी जो वोट शेयर हासिल करने का प्रयास कर रही है, उसको कहीं न कहीं झटका लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि सुरक्षा उत्तर प्रदेश में एक ऐसा मुद्दा है जो कि महिलाओं के तो कम से कम सारे के सारे वोट बीजेपी को दिलाएगा। हो सकता है कि अन्य दलों को भी कुछ मिले, लेकिन सर्वाधिक वोट जो महिलाओं के हैं उत्तर प्रदेश में हुँ। बीजेपी को मिलेंगे क्योंकि सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि ये बात जो है हमने खुद फ़ील की है, हम उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे क्षेत्रों में गए, महिलाओं से बातचीत की और हम सिर्फ़ लोकसभा चुनाव नहीं, विधानसभा चुनाव में भी गए थे, उससे पहले लोकसभा में गए थे, बीच-बीच में भी जाते रहते हैं, तो एक सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जो महिलाएँ हैं, वो बीजेपी के साथ जा रही है क्योंकि अ, अगर हम तुलना करें समाजवादी पार्टी के शासन की और अभी बीजेपी के शासन की, तो बहुत बड़ा सुधार आया है और जब महिला सुरक्षित महसूस करती है, तो वो कभी नहीं चाहती कि वो पुराने दिन उसको देखने को मिले, जब उसको अपने भाई को, अपने बेटे को, अपने पति को साथ लेकर बाज़ार जाना पड़ता था, जब वो शाम को निकल नहीं पाती थी, जब वो रात को कहीं बाहर नहीं जा पाती थी, अब वो सुरक्षित वातावरण में जा पा रही है और इससे न सिर्फ़ महिलाओं को सुरक्षा का आभास हो रहा है, बल्कि उनके जो घर के लोग हैं, उनको भी इस बात का चिंता नहीं है कि अगर घर की बहन, बेटी वो कहीं बाहर गई है, तो उसके साथ कोई हादसा हो जाएगा। हमने बहुत सारे लोगों को देखा, उन्होंने कहा कि अगर हमको इस बात का विश्वास है कि अगर ज़रा-सी भी किसी ने कोई हरकत की, तो बाबा बैठे हुए हैं। तो बाबा का जो एक डर है, वो मुझे लगता है कि अपराधियों के भीतर जो पनपा है, वो उत्तर प्रदेश के हालात को बदले हैं उस डर ने और अपराधियों के मन में खौफ जब दिख रहा है तो जनता इसको सराह रही है। तो मैं ये बात मानता हूँ कि जाति के आधार पर मतदाता विभाजित हुए हैं, लेकिन अंततः अगर हम देखें तो हो सकता है कि देखिए बीजेपी का जो कह रहे हैं कि हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे, ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। इतना आसान नहीं है उस लक्ष्य को को हासिल कर पाना, लेकिन अगर हम पिछला प्रदर्शन देखें 63 सीटें जो बीजेपी की थी, तो वो उससे आगे जा रहे हैं, उससे कम का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन सर एक सवाल यहाँ पे छोटा-सा जवाब इस पे चाहूँगा कि राहुल गांधी इतना कॉन्फिडेंट कैसे हैं? मामला फाइट वाला है, टाइट भी है, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि 400 पार छोड़िए, 150 भी नहीं आ रही है। हाँ, हाँ। देखिए ये एक मतदाता के मन और में हाल के दिनों में उन्होंने ऐसे ये बयान हाँ, देना शुरू किया है। मतदाता मतदाता के मन में थोड़ा-सा चिंता थोड़ा-सा ये ऐसा भाव डाला जाता है कि आप उधर मत जाइए, जीत हम रहे हैं। तो अब मतदाता को लगता है अगले चरण में जो वोट करने वाले हैं कि यार जब वो जीत ही नहीं रहे तो हम उनके साथ क्यों जाएँ? अब आप देखिए एक इसमें एक जिस तरीके से ये लोग टूल किट की तरह काम करते हैं, राहुल गांधी ने ये बात कही, आम आदमी पार्टी ने भी एकदम यही बात कही, कांग्रेस के अन्य प्रवक्ताओं ने भी यही बात कही, तो एक सिलसिलेवार ढंग से सब के सब वीडियो बयान जारी करके या ट्वीट्स करके एक लाइन पर जो बातें कहते हैं, तो अगर आप उसको पूरा एक साथ देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये सारा का सारा एक अभियान के तहत सुनियोजित तरीके से चलाया जाता है। देखिए जिसको भी लहर नहीं दिख रही है, जिसको भी लग रहा है कि ये जो अब की बार 400 पार का नारा है, ये खोखला है, वो एक बार ज़रा ना लोगों से जाके मिल ले, वो ज़रा फील्ड में उतर के देखे, वो ज़रा अपने एसी कमरे से बाहर आकर देखे, उसको पता लग जाएगा कि मतदाता के मन में क्या है। मतदाता तय कर चुका है कि अगली सरकार किसकी बनेगी, मतदाता तय कर चुका है कि देश के प्रधानमंत्री पद के लिए सर्वश्रेष्ठ योग्य व्यक्ति कौन है। तो इस कहीं कोई संशय की स्थिति नहीं है। कोई ये सोचे कि कोई गठबंधन सरकारों का युग वापस आने जा रहा है, ऐसी कहीं कोई स्थिति नहीं है। बिल्कुल क्लियर चीज़ है सबके सामने, 2 मैनिफेस्टो जनता के सामने रखे हुए हैं। एक में है कि विकसित भारत का संकल्प है, उसमें हम भारत को आने वाले दिनों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएँगे। भारत का जो अंतरिक्ष स्टेशन है, वो बनाएँगे। ऐसे तमाम उपलब्धियाँ भारत को जो गौरवान्वित कर सकती हैं, वो उस संकल्प पत्र में दी गई हैं। दूसरी तरफ ये है कि हम अग्निवीर योजना को हटाएँगे, हम जीएसटी को समाप्त करेंगे, हम जाति की जनगणना कराएँगे। आप देखिए कि ये सब चीज़ें जो हैं देश को पीछे ले जाने वाली हैं।
कोई भी योजना किसी भी सरकार की है, अगर आप पूरी तरह किसी उसको स्क्रैप करते हैं, तो देश का नुकसान होता है, देश के समय का नुकसान होता है, देश के संसाधनों का नुकसान होता है। अगर आवश्यक लगे तो उसमें संशोधन किया जा सकता है। उस एक तरफ बीजेपी का संकल्प पत्र है, दूसरी तरफ कांग्रेस का घोषणा पत्र है और आप देखिए कि ये जो घोषणा पत्र इंडिया गठबंधन लेकर आया है, इसकी सबसे बड़ी खामी देखिए कि इसमें कई सारी चीज़ों को लेकर जो घटक दल हैं, उनमें ही आपस में एक राय नहीं है। जो कांग्रेस है, वो कह रही है कि हम सारी जीएसटी जो दरें हैं, वो एक समान कर देंगे। डीएमके कह रही है कि हम जीएसटी को समाप्त कर देंगे। ऐसे ही आप तो अग्निवीर योजना को लेकर एक दल की एक राय है, दूसरे दल की 2 राय है। तमाम कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनमें इनमें आपस में इनके जो घोषणा पत्र देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये एक सुर में बोल ही नहीं रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि इनकी सरकार बनती है, उस योजना को लेकर कोई फैसला लेना है, तो उस पे कोई एक राय नहीं बन पाएगी क्योंकि सबके मत अलग हैं, सबने अलग वादे किए हैं। तो जब अभी से एक मत नहीं है किसी मुद्दे पर, तो आगे चलकर ये क्या करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। तो मुझे लगता है कि देश की जनता समझदार है और मैं देश की जनता में सिर्फ़ पुरुषों, स्त्रियों जो हमारे मतदाता हैं उनको ही नहीं रख रहा हूँ। हम अपने बच्चों से भी बात करिए, बच्चों के मन में भी मोदी हैं और बच्चों के मन में भी किस सरकार ने क्या किया है, ये उनको अच्छी तरह से पता है। तो हमारा जो देश का मतदाता है और हमारे जो देश के जो बच्चे हैं, जो आगे चलकर भाग्य विधाता बनेंगे हमारे देश के, वो भी सब कुछ जानते हैं। तो पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं है, पब्लिक को कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। पब्लिक पूरी तरह जागरूक है और वो सोच समझकर मतदान कर रही है। जो चुनाव परिणाम हैं, वो चौंकाने वाले नहीं होंगे क्योंकि देश जानता है कि परिणाम क्या रहने वाले हैं। बिल्कुल। और हम भी अपने मतदाताओं से अपील करेंगे कि जाति, धर्म, क्षेत्र और भाषा से ऊपर उठकर आप एक अच्छे उम्मीदवार को चुनिए, अच्छे उम्मीदवार को वोट कीजिए और देश जो विकसित भारत की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा है, उसको मजबूत कीजिए। फिलहाल सर आप दक्षिण से सीधे हमारे साथ इस कार्यक्रम में यानी चाय पर समीक्षा कार्यक्रम में जुड़े, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह इसी कार्यक्रम में एक बार फिर से हम दर्शकों से मुलाकात करेंगे, तब तक मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।